क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने अपने समय में पूरे कोलकाता को, पूरे वेस्ट बंगाल को झकझोर दिया था। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे, नारे लगाने लगे थे। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें जब तक अपराधी को फांसी नहीं हो गई तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन एक बार फांसी होने के बाद अपराधी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयां बाहर आने लगी जिसने जनता के दो टुकड़े कर दिए। एक तरफ कुछ लोग बोल रहे थे कि वो अपराधी था, उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ, उसे फांसी ही होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे थे कि वो बेगुनाह था, किसी और ने उसको फंसाया था, उसने ये क्राइम नहीं किया। लेकिन असल में इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट धनंजय चटर्जी केस, आल्सो नोन एज हेतल पारेख केस। ये कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से। कोलकाता में ही एक जगह है भवानीपुर। यहाँ आनंद अपार्टमेंट्स करके एक सोसाइटी थी। इसी सोसाइटी की बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे नागरदास पारेख। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती बेन। नागरदास और यशोमती के दो बच्चे थे, एक बेटा भवेश पारेख और एक बेटी हेतल पारेख। साल 1987 में ये परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर बस गया था। नागरदास का ज्वेलरी का एक बिजनेस था जो कि कोलकाता में अच्छा खासा चल रहा था। इनकी बेटी हेतल पारेख विललैंड गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी जो कि बौ बाजार कोलकाता में पड़ता है। हर कहानी के दो अलग अलग सिरे होते हैं, इस कहानी के भी हैं। एक सिरा तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया जो कि पारेख फैमिली के बारे में है, और दूसरा सिरा कुछ ऐसे है। 1987 में ही इस आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया जाता है। इसका नाम था धनंजय चटर्जी। इनकी पैदाइश वेस्ट बंगाल के कुलूदीही नाम की जगह पर हुई थी। इस आदमी ने 1987 में ही पारेख फैमिली के यहाँ आने से पहले ड्यूटी ज्वाइन की थी। ये मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटी करते थे, सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। दोनों तरफ की जिंदगी ठीक चल रही थी। उधर पारेख फैमिली में भी सब नॉर्मल था। पिता और भाई ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे, माँ एक हाउसवाइफ थी और बेटी स्कूल में पढ़ती थी। इधर धनंजय की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी भी ठीक चल रही थी। साल 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। लड़की का नाम था पूर्णिमा। ये लड़की आंगनवाड़ी में एक वर्कर थी। 1200 रुपए पर मंथ की सैलरी पर काम करती थी। धनंजय ने पूर्णिमा से ये कहकर शादी की कि ये बीएसएफ का जवान है। लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चलता है कि धनंजय तो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके बाद ये सब भुलाकर खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन जो भी हो, धोखे से शादी हुई थी तो गुस्सा तो रहेगा ही। आपको दोनों साइड्स का बैकग्राउंड तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं मेन कहानी पर। 1990 का साल शुरू हो चुका था। बेटी हेतल पारेख क्लास 10th में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास में इसका बोर्ड्स का एग्जाम शुरू हो गया। सुबह 7:30 बजे ये अपने घर से एग्जाम के लिए निकलती थी। इसका ICSE बोर्ड्स का एग्जाम था। दोपहर 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने के बाद ये घर वापस आ जाती थी। 1 या 2 मार्च को जब ये घर पर आती है तो अपनी माँ से कहती है कि वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे गंदी नजर से देखता है और गंदे कमेंट्स पास करता है। माँ अपनी बेटी की बातों पर ध्यान नहीं देती। अब 3 मार्च को बेटी एग्जाम देने के बाद घर आकर वापस से अपनी माँ से कहती है। जब ये आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे लहजे से पिक्चर देखने चलने को बोला। इस बार माँ को गुस्सा आता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। शाम को जब हेतल के पिता नागरदास घर पर आते हैं तो माँ ने इनसे सारी बातें बताई, जो भी हरकत वो सिक्योरिटी गार्ड हेतल के साथ कर रहा था। नागरदास को बहुत गुस्सा आता है और ये उसी समय सोसाइटी के हेड से कंप्लेन कर देते हैं। सोसाइटी की कमेटी कंप्लेन को देखते हुए एक्शन लेती है और 4 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी का किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर देती है। 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट्स में आना था और धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था। अब 5 मार्च 1990 का दिन शुरू होता है। धनंजय को कहीं और जाना था लेकिन ये नहीं गया। सुबह में 6 बजे ये आनंद अपार्टमेंट्स आता है और अपनी ड्यूटी शुरू करता है। इधर पारेख फैमिली की बात करें तो सुबह में नागरदास और इनका बेटा अपने काम पर चले गए। सुबह 7:30 बजे तक बेटी हेतल भी अपने एग्जाम के लिए चली गई। माँ घर पर ही थी। दोपहर में 1 बजे तक बेटी अपना एग्जाम देकर के घर आ जाती है। सब कुछ नॉर्मल था। रोज की तरह शाम के 5 बजे हेतल की माँ यानी कि यशोमती बेन पास के एक मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए। शाम के 5 बज रहे थे। उस सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी का शिफ्ट दोपहर 2 बजे तक का था, लेकिन अब शाम के 5 बज रहे थे। ये अपने घर नहीं गए। नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे। धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुके थे। इन्होंने वहीं सिक्योरिटी गार्ड के रूम में अपने यूनिफॉर्म को उतार कर घर वाले कपड़े पहन लिए। इन्होंने क्रीम कलर का शर्ट और एक पैंट पहना था। एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो 5:20 पर हेतल की माँ यशोमती मंदिर गई थी। धनंजय ने इनको जाते हुए देखा था। अब 5:25 पर धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं, मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड 3rd फ्लोर पर जाने का कारण पूछते हैं।
धनंजय कहता है, मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है, उनको बताना है कि मैं जल्द ही नए जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाते हैं। याद रखिए, हेतल पारेख का घर भी इसी 3rd फ्लोर पर ही है। ये 1990 की बात है। उन दिनों हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन हेतल पारेख के घर पर एक टेलीफोन था। तो 5:25 पर धनंजय लिफ्ट से 1st फ्लोर पर जाते हैं। ये जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करते थे उसके मैनेजर आनंद अपार्टमेंट आ जाते हैं। ये नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं, क्या आज मॉर्निंग शिफ्ट में नए गार्ड ने रिपोर्ट किया था? नाइट शिफ्ट वाले गार्ड कहते हैं, नहीं सर, वो तो नहीं आए थे, अभी तक तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा है। मैनेजर इससे पूछते हैं, वो कहाँ पर है? गार्ड कहता है, वो तो 3rd फ्लोर पर कुछ काम करने के लिए गया है, अभी आ जाएगा। मैनेजर उसको बुलाने के लिए कहते हैं। गार्ड बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है। इतने में धनंजय 3rd फ्लोर के एक खिड़की से चिल्लाकर कहता है, हाँ आ रहा हूँ। अभी समय था 5:45 का। धनंजय लिफ्ट से नीचे आता है। मैनेजर इसको अपने पास बुलाते हैं। कंधे पर हाथ रखकर बाहर जाते हुए उससे बातचीत शुरू करते हैं। मैनेजर धनंजय से पूछते हैं, तुमको तो कहीं और रिपोर्ट करना था, तुम गए क्यों नहीं? धनंजय कहता है, वो कुछ निजी कारणों के चलते मैं वहाँ नहीं जा पाया, कुछ ही दिनों में मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। इनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है, फिर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। 5:50 के आसपास में हेतल पारेख की मां मंदिर से अपने घर आनंद अपार्टमेंट आती हैं। लिफ्ट से ये 3rd फ्लोर पर जाती हैं और अपने अपार्टमेंट का डोरबेल बजाती हैं। इसके बाद ये थोड़ा वेट करती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब 2 से 3 बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो ये दरवाजे को खटखटाती हैं। अभी भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब ये दरवाजे को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। ये अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाती हैं। आवाज सुनकर पड़ोसी के कुछ लोग और उनके घर के सर्वेंट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद दरवाजा टूटता है और माँ घर के अंदर जाती हैं। साथ में पड़ोसी भी अंदर जाते हैं। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। माँ अपनी बेटी के रूम में जाती हैं। अंदर जाते ही इनकी चीख निकल गई। बाकियों के भी खून सूख से गए थे, क्योंकि अंदर हेतल पारेख लहूलुहान पड़ी थीं। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फट चुके थे। माँ तुरंत अपने पति नागरदास को टेलीफोन के जरिए कॉल करके बुलाती हैं। नागरदास और हेतल के भाई वहाँ पर आ जाते हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे बिल्डिंग में फैल गई। लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रात के 9 बजे तक पुलिस को फोन करके बुलाया गया। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले घर की छानबीन शुरू करते हैं। छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन मिलता है, जो कि किसी शर्ट का था। एक गले की चेन मिलती है। इस चेन को देख करके पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट ने क्लेम किया कि ये चेन उसका है। यहाँ आने के बाद भीड़ भाड़ में गिर गया था। पुलिस को बटन और चेन के अलावा भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि खून के सैंपल, फटे हुए कपड़े वगैरह। 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू करती है। हेतल के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था। मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेन भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया था। 5 मार्च को उसको नए जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करना था, लेकिन वो गया नहीं, वो यहीं पर रुका रहा। मुझे शक है कि इन सबके पीछे उसका ही हाथ होगा। पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के आसपास में देखा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। इधर अब माँ से पूछताछ की जाती है। हेतल की माँ ने भी वही कहा जो कि पिता ने कहा था। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कल शाम को मंदिर से घर पर आई तो लिफ्ट मैन ने मुझे बताया कि उसने धनंजय को मेरे अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। माँ ने ये भी बताया कि उनके घर से एक घड़ी भी गायब हुई है। शायद धनंजय ने घर से निकलते समय उस घड़ी को चुरा लिया होगा। अब लिफ्ट मैन से पूछताछ की जाती है। ये कहता है कि मैंने कल शाम को 5:45 पर धनंजय को लिफ्ट में नीचे आते वक्त देखा था। पुलिस पूछती है कि वो कितने बजे ऊपर गया था। लिफ्ट मैन कहता है, मैंने उसको ऊपर जाते समय नहीं देखा था, मैं वॉशरूम में चला गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हेतल की माँ ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उनसे लिफ्ट मैन ने कहा था कि इसने धनंजय को उनके अपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ तो लिफ्ट मैन खुद बोल रहा है कि धनंजय जब 3rd फ्लोर पर आया तो ये वॉशरूम में चला गया था। इसका मतलब कि हेतल की माँ झूठ बोल रही थी। अब नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस पूछताछ करती है। इस वाले गार्ड ने कहा कि 5:25 को धनंजय 3rd फ्लोर पर गया था। हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर जब यहाँ पर आए तो मैंने धनंजय को ऊपर आवाज लगाई थी। इस समय करीब 5:45 हो रहे थे। वो तुरंत नीचे आ गया था। अब सिक्योरिटी गार्ड के उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया गया। इनसे पूछताछ की गई। इनसे धनंजय के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ मिलती हैं। इन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था, लेकिन वो नहीं गया। उसके कुछ पर्सनल कारण थे। उसके घर पर किसी बच्चे की जनेऊ संस्कार की पूजा थी और 5 मार्च की रात को उसे अपने गांव जाना था। उसने सुबह में ही अपना बैग पैक कर लिया और उसे लेकर अपनी ड्यूटी पर आ गया था।
उसका प्लान था कि वो यहीं से कपड़े बदल कर सीधे गांव के लिए रवाना हो जाएगा, लेकिन गांव जाने में अभी थोड़ा टाइम था, तो कुछ घंटे वो बिल्डिंग में ही रुक गया था। फिर वो किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला गया। उसके बाद वो अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसमें पता चला कि शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन इन सबसे पहले गला घोटा गया था। डॉक्टर को सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी निशान मिला। चाकू के निशान के अलावा भी कई और इंजरीज थीं। कहां पर चाकू के निशान थे, ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो असली रिपोर्ट की कॉपी है। वीडियो पूरी देखने के बाद आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। 5 मार्च को ये कांड हुआ था और 12 मई को यानी कि 2 महीनों के बाद पुलिस धनंजय को उसके गांव में जाकर अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट के बाद इसके घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को वो कपड़ा भी मिल गया जिसे धनंजय ने कांड वाले दिन पहना था, और वो घड़ी भी मिल गई जिसे इसने चोरी की हुई थी। आपके दिमाग में एक कहानी घूमनी शुरू हो गई होगी। धनंजय 3rd फ्लोर पर आया होगा, हेतल को मारा होगा। जब इसके कपड़ों पर खून के छींटे आए तो इसने कपड़े बदल लिए होंगे, क्योंकि ये अपने कपड़े लेकर आया था। इसके बाद इसने घड़ी चुराई होगी, फिर ये नीचे आ गया होगा। यही कहानी लोगों की जुबान पर थी, प्रेस में छप रही थी। सबको लगने लगा कि धनंजय ने हेतल के साथ दुष्कर्म किया है और फिर उसका खून कर दिया। लोगों का गुस्सा फूट रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल की लड़की के साथ ऐसा अमानवीय काम किया। लोग सड़कों पर उतरकर फांसी के नारे लगाने लगे। आगे ये केस कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। कत्ल और चोरी के इल्जाम इस पर लगाए जाते हैं। चोरी इसलिए क्योंकि इसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को जो भी एविडेंसेस क्राइम सीन से मिले वो सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था जिसने धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट में एंटर करते हुए देखा था या फिर बाहर आते हुए देखा हो। क्राइम सीन से जो चेन मिला वो पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट का था। जो क्रीम कलर का बटन मिला वो धनंजय के घर से मिले क्रीम कलर के शर्ट से मैच कराया गया। फॉरेंसिक टीम कंफ्यूज थी कि ये बटन इसी शर्ट का है या फिर नहीं। अब अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। जितने भी गवाह मिले सभी के सभी कोर्ट में जाते ही पलट जाते हैं। पड़ोस में काम करने वाला सर्वेंट जिसका चेन हेतल के घर पर मिला था, ये आदमी कहता है कि इसने वो चेन धनंजय को गिफ्ट में दिया था। जब धनंजय हेतल के घर पर आया होगा तभी वो चेन नीचे गिर गया होगा। बाकी के गवाह भी ऐसे ही अपनी कहानी सुना रहे थे, जैसे कि इन्हें पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही सारा कांड किया है। पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन गवाहों के आधार पर ही तैयार की थी। धनंजय चैटर्जी बार बार कहता रहा कि इन सब के पीछे इसका कोई भी हाथ नहीं है। इसने हेतल को नहीं मारा है, किसी के कत्ल के बारे में ये सोच भी नहीं सकता है। ऐसे ही ये कहता रहा। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को देखकर और समझकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दिया। अब मामला गया कोलकाता के हाई कोर्ट में। यहाँ से भी धनंजय को फांसी ही हुई। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर भी सुनवाई होती है। कोर्ट का मानना था कि इस आदमी के ऊपर लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इसने एक हीनियस क्राइम किया। सुप्रीम कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुना देती है। इस दौरान भी धनंजय कहता रहा कि ये बेकसूर है, इसने कोई भी क्राइम नहीं किया। अब 25 जून 2004 यानी कि 2004 इस तारीख को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पेटिशन भेज दिया, जिस वजह से फांसी की डेट को कैंसिल करना पड़ा। कुछ ही दिनों में ही प्रेसिडेंट ने धनंजय के मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया। जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है उसको माफी कैसे मिल सकती है। मर्सी पेटिशन रिजेक्ट होने के बाद फांसी का डेट, टाइम, प्लेस सब फिक्स किया गया। वो था 15 अगस्त 2004 सुबह के 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल। जब आपको और आपके परिवार को पता चल जाए कि आप कब, कहां, कितने बजे मरने वाले हैं, तो आप पर और आपके परिवार पर क्या गुजरेगी कोई भी नहीं समझ सकता। यही चीज धनंजय और उसके परिवार पर बीत रही थी। फांसी की खबर बाहर आने के बाद धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स के लोग प्रोटेस्ट करने लगे। किसी भी इंसान के पास किसी को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन इन सभी प्रोटेस्ट का किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ। अब 15 अगस्त 2004 का भोर होता है। 3:30 से 4 बजे के बीच में धनंजय को जेल के स्टाफ वाले उठाते हैं। इन्हें नहलाया धुलाया जाता है। धनंजय के लिए नए कपड़े भी लाए गए थे। नहलाकर इन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। इसके बाद इन्हें फांसी वाली जगह पर पुलिस वाले ले जाने लगे। जाते हुए एक पुलिस वाले से ये पूछते हैं, क्या मेरे मरने के बाद भी ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और असली गुनहगार को पकड़ा जाएगा? पुलिस वाला कुछ भी नहीं कहता है, वो चुप रहता है। अब ये लोग फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं। पुलिस का जो भी काम था वो किया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। फिर धनंजय को जल्लाद को सौंप दिया जाता है। जल्लाद का नाम था नाता मलिक। ये 84 साल के थे, यानी कि 84 इयर्स ओल्ड थे। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से करीब 25 केसेस में इन्होंने अपना काम किया था। धनंजय का केस इनके लिए आखिरी था। ये इसके बाद काली माता मंदिर के पास पूजा का सामान बेचने वाले थे।
तो धनंजय को फांसी देने की तैयारी हो रही थी। ये आदमी अपने आखिरी समय में भगवान से प्रार्थना करता है कि इसका घर और परिवार सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। साथ में इसने वहाँ खड़े लोगों से ये भी कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है, मैं एक गरीब इंसान हूँ, तो मेरा कौन सुनेगा। इसके बाद 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दिया गया। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर्स धनंजय के पास जाते हैं ये देखने के लिए कि वो मर गया है या फिर जिंदा है। जब डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि धनंजय की मौत हो चुकी है, तब उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से निकाला जाता है। धनंजय के घर से कोई भी नहीं आया था बॉडी को लेने के लिए, सबको लगता था कि ये क्रिमिनल है। फिर जेल अथॉरिटीज ने धनंजय का अंतिम संस्कार किया। ये केस खत्म हो गया, बंद हो गया। अब सबको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी लोग विक्टिम के एंगल से इस केस को देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों न इस केस को धनंजय के एंगल से देखा जाए। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स और कुछ जर्नलिस्ट सामने आते हैं, इस केस को डीप स्टडी करते हैं। अब आप इनकी बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 3rd फ्लोर पर गया तो था, लेकिन हेतल पारेख के घर की तरफ नहीं गया था। लोग इनको कभी कभार मेंटेनेंस के लिए बुला लेते थे, कोई भी चीज खराब हो जाती तो ये ठीक कर देते थे या फिर उसको रिपेयर करने वाली शॉप पर भिजवा देते थे। धनंजय ने कभी हेतल के साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि ये तो किसी से वहाँ बात भी नहीं करते थे, हमेशा काम से काम रखते थे। जब कोई काम के लिए बुलाता था तभी ये उनसे बात करते थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हेतल को सिक्योरिटी गार्ड से दिक्कत थी तो उस दिन उसने दरवाजा क्यों खोला, उसे नहीं खोलना चाहिए था। 5:25 से 5:45 के बीच में 20 मिनट का वक्त था। देखा जाए तो धनंजय के पास 20 मिनट थे। इन्हीं 20 मिनटों के अंदर ही अंदर ये लिफ्ट से ऊपर गया, हेतल के घर के अंदर गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। जाहिर सी बात है कि वो विरोध करेगी। पोस्टमार्टम में विरोध करने वाली बात मेंशन की गई है। इसके बाद धनंजय ने उसका कत्ल कर दिया। चाकू से 21 बार हमले किए गए थे। जब धनंजय के शरीर पर खून के छींटे आए होंगे तो उसने कपड़े बदल लिए होंगे। जैसे ही नीचे से नाइट शिफ्ट वाले गार्ड की आवाज आई, धनंजय तुरंत सीढ़ी के पास बने खिड़की से आवाज लगाता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद ये तुरंत लिफ्ट से नीचे चला गया। इतना सब कुछ ये 20 मिनटों के अंदर कैसे कर सकता है? पोस्टमार्टम में शारीरिक संबंध की बात मेंशन की गई थी, लेकिन ये दुष्कर्म था डॉक्टर्स को नहीं लगता था, क्योंकि दुष्कर्म में जो इंजरीज होती हैं वो हेतल के शरीर पर नहीं थी। इसका मतलब कि ये संबंध इसकी मर्जी से हुआ होगा। लोगों ने मान लिया कि धनंजय ने दुष्कर्म किया है, जबकि पोस्टमार्टम में दुष्कर्म का कोई भी जिक्र नहीं था। न ही कोर्ट में इस चीज को लेकर बहस हुई थी। हेतल के नाखून में दूसरे के खून और स्किन के अंश मिले थे, लेकिन उसका डीएनए धनंजय के डीएनए से मैच नहीं हुआ। धनंजय के उस घर में होने का कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला। डॉक्टर्स ने धनंजय के शरीर की भी जांच की, इसके शरीर पर भी किसी तरह का कोई खरोच भी नहीं था। चूंकि हेतल ने विरोध किया था तो धनंजय के शरीर पर खरोच आना चाहिए था। धनंजय के शर्ट की भी जांच हुई। क्राइम सीन से मिला हुआ बटन इस शर्ट का है या फिर नहीं, ये कंफर्म नहीं हुआ। शर्ट के ऊपर से भी किसी तरह के खून का अंश नहीं मिला। जब चोरी की घड़ी मिली तो उसे हेतल के माँ बाप को दिखाया गया। वो पहचान गए कि ये उनकी गायब हुई घड़ी है। जिस दुकान से इन्होंने घड़ी खरीदा था, पुलिस उनके पास जाती है घड़ी के बिल का कॉपी चेक करने के लिए। दुकानदार बरामद की हुई घड़ी और अपने पास रखे घड़ी के बिल को चेक करता है। बिल में घड़ी का सीरियल नंबर लिखा हुआ था। ये सीरियल नंबर घड़ी के सीरियल नंबर से मैच नहीं हुआ। मॉडल तो सेम था, लेकिन घड़ियों के सीरियल नंबर अलग अलग थे। इसका मतलब कि ये धनंजय की खुद की घड़ी थी। जब पुलिस को घड़ी मिली थी और इन्होंने कोर्ट में इसे पेश किया था तो पारेख फैमिली घड़ी को वापस करने की मांग करने लगी कि ये उनका है, हमें वापस कर दीजिए। पुलिस ने घड़ी इन्हें देने से मना कर दिया। जब कोर्ट हियरिंग्स होती थी तो हेतल की माँ कभी कोर्ट में आती थी तो कभी नहीं आती थी। इस कांड के 6 महीने के अंदर ही अंदर पहले हेतल की माँ, फिर हेतल के पिता और भाई अपना सब कुछ, घर बार, जमा जमाया बिजनेस, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई चले गए। अब ये सवाल उठता है कि इनके केस के बीच में कोलकाता छोड़ने की वजह क्या रही होगी। कत्ल के बाद घर में बॉडी को माँ अपनी गोद में ले करके लिफ्ट से नीचे आती हैं। लिफ्ट में ही डॉक्टर्स ने हेतल को डेड घोषित कर दिया था। पिताजी और भाई यहीं पर आए थे। फिर ये वापस से अपने अपार्टमेंट में चली जाती हैं बॉडी को लेकर के। कत्ल के 3 घंटे के बाद पुलिस को बुलाया जाता है। तब तक तो बहुत सारे सबूत खराब हो चुके थे। लोगों का आना जाना चल ही रहा था। जिन भी लोगों ने कोर्ट में गवाही दी थी उसमें से ज्यादातर लोगों की धनंजय से बनती नहीं थी, क्योंकि धनंजय ने कुछ चीजों के लिए इनकी कंप्लेन सोसाइटी में कराई थी। कत्ल का मोटिव तो आपको याद ही होगा। बाप ने सोसाइटी में कंप्लेन कराई, सिक्योरिटी गार्ड का ट्रांसफर हो गया। इसी का बदला लेने के लिए धनंजय ने ये कांड किया। लेकिन सोसाइटी में जो कंप्लेन लिखाई गई थी उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश नहीं की गई, ताकि कोर्ट में ये मोटिव क्लियर हो सके कि धनंजय ने ये सब कुछ बदले के लिए किया था। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।